नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मेरे दोस्त आशुतोष की है, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है। वो एक मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने एक गांव में गया था, जहां उसका सामना एक खतरनाक चुड़ैल से हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की यहाँ कहानी शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे और हमारी न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए करे। दिसंबर सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और चकवा गांव में एक तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन इन सबसे बेफिक्र शंभू नशे में दूध एक कोने में पड़ा हुआ था। तभी उसे सन्नाटे को चीरते हुए एक साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। यह सुन शंभू खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, अबे इतनी रात में मेरे अलावा इसकी हिम्मत हो गई घर से बाहर निकलने की। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का कोई व्यक्ति क्यों जान जोखिम में डालेगा। शंभू ने नजर दूर सड़क की तरफ देखा तो कोहरे के कारण उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन साइकिल की घंटी की आवाज रहा कर उसे सुनाई दे रही थी। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, ओ भाई रुक जाओ डॉट। मगर वह साइकिल वाला अपनी धुन में मगन चला जा रहा था। उसने हाथ में टॉर्च पड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी में वह धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। और देखते ही देखते वह उसे कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चला, जिस पर चलने की हिम्मत चकवा गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पर था वह खौफनाक बरगद का पेड़। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया। वह हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ए भाई डॉट, उस रास्ते पर मत जाओ, उधर खतरा है। लेकिन वह साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ते हुए चला गया। डर के कारण शंभू का नशा उतर चुका था। वह जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उसे आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ चला। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। उधर जैसे ही वह राहगीर उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़ा, उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चैन उतर गई। वह तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पर लगाकर चैन चढ़ने लगा। तभी उसे आदमी को कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा हटने सा लगा और उसने खुद को उसे बरगद के पेड़ के सामने पाया। उसे बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में शायद उस आदमी को भी कोई संदेश नहीं था, इसलिए उसने इस रास्ते से निकलने का सोचा। किसी तरह उसे आदमी ने साइकिल की चेन चढ़ाई और जैसे ही जल्दबाजी में वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों के एकदम पास एक मीठी सी आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो। उसे आवाज को सुनकर राहगीर एकदम रुक गया और साइकिल की ब्रेक दबा दी। वहीं दूसरी तरफ शंभू गिरते पड़ते किसी तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस वह राहगीर उस बरगद के पेड़ के पास ना रुके और अगर कोई आवाज दे तो पीछे मुड़ के न देखे, वरना अनर्थ हो जाएगा। इधर राहगीर अपने पीछे से आई मीठी सी आवाज सुन के पलटा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी कुछ दूर पेड़ के पास से फिर वही मीठी आवाज आई। गजराज, मेरी बात तो सुनो। इस बार आवाज किसी को भी मदहोश कर देने वाली थी। अपना नाम सुनकर गजराज चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से चकवा गांव में शायद ही कोई होगा जो उसको या उसके नाम को जानता था। वह उस आवाज की तरफ बढ़ा। तभी एक हवा का झोंका आया और कोहरा पूरी तरह से चढ़ गया। अपने सामने का नजारा देखा उसे आदमी की आंखें खुली फटी की फटी रह गई, मानो उसने कोई अप्सरा देख ली हो। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और औरत खड़ी थी, जिसने एक चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। घूंघट से आता ढाका उसका चांद सा खूबसूरत चेहरा था। माथे पर लाल बिंदी, काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल, उसकी सुंदरता पर चार चांद लग रहा था। तभी उसे औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, गजराज, देखो ना,
जाने किसी मेरी साड़ी का हिस्सा इस पेड़ के धागों में फंस गया है। क्या तुम इसे निकाल दोगे? उस औरत की मदहोश कर देने वाली खूबसूरती गिरिराज को बेकाबू कर रही थी। वह उस औरत के काफी करीब आ गया और धीमे से उसकी साड़ी को उन धागों से छुड़ाने लगा। उसके इतने करीब होने के कारण गिरिराज की धड़कन तेज हो रही थी। साड़ी छुड़ाते हुए ही उस औरत का पैर हल्का लड़खड़ा गया। वह औरत गिरने को हुई कि तभी गजराज ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। गिरिराज के हाथ उसकी कमर को स्पर्श कर रहे थे। उसकी धड़कन और तेज हो चुकी थी। तुरंत ही गजराज ने उसकी साड़ी को धागों से आजाद कर दिया। वह औरत गजराज के एकदम करीब आते हुए बड़ी मदहोश कर देने वाली आवाज से बोली, इस बंधन से आजाद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गजराज भी गहरी सांस भरते हुए बोला, अपना पल्लू हटाओ, मुझे तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखना है। वह औरत बड़ी लुभावनी आवाज में बोली, मेरी साड़ी को तो तुमने आजाद कर दिया है उस पेड़ से। अब खुद ही मेरे चेहरे से अपना पल्लू हटाकर मेरे चेहरे को भी आजाद कर दो। वह पल्लू हटाने के लिए गजराज उस औरत के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू हटाया, उस औरत का चेहरा देखकर गजराज के होश उड़ गए, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीं खिसक गई हो। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। गजराज का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। वह एकदम से उस औरत के मुंह से बाहर आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे औरत ने अपनी पलकें उठाई और डरावनी नजरों से गजराज की तरफ देखा। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। इधर शंभू, जो गजराज को सतर्क करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली हंसी सुनकर अपनी जगह पर रुक गया। उसकी नजर पहले दूर खड़े गजराज पर गई और फिर लाल साड़ी वाली औरत पर, जिसे देख शंभू की कांपती हुई जुबान से बस एक बात निकली, डायन आजाद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को शंभू और गजराज की लाश टुकड़ों में बिखरी हुई मिली। पूरा गांव होप में आ गया। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आकर वहां की इंक्वायरी की, लेकिन सबूत के दौर में उन्हें कुछ नहीं मिला। तब भरी दोपहर में एक बस बलिया के पास अड्डे पर रुकी और उसमें से एक करीब 6 फीट लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक कसी हुई शर्ट पहन रखी थी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। वह और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त आशुतोष था, और वह करीब 28 साल का एक युवा पुलिस ऑफिसर था। उसकी बहादुरी के चर्चे आसपास के गांव में मशहूर थे। बड़ी से बड़ी हत्या की गुत्थी सुलझाने में माहिर था। उसकी निडरता ही उसकी ताकत थी। लक्ष्य स्वभाव से शांत होने के साथ साथ लोगों को पढ़ने में भी माहिर था। आशुतोष को चकवा गांव में हो रही हत्याओं के रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा गया था। वह भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा, लेकिन जब उसने टैक्सी वालों को चकवा गांव चलने के लिए पूछा तो कोई उसे गांव जाने के लिए तैयार नहीं दिखा। काफी मुश्किलों के बाद नक्श को एक मजबूर टैक्सी वाला मिला, जो बलिया से चकवा जाने के लिए राजी हुआ, लेकिन डबल किराए की शर्त पर। टैक्सी चली तो ठंडी हवा के झोंकों ने आशुतोष को एक झपकी लेने पर मजबूर कर दिया। चकवा के रास्ते पहुंचते ही ड्राइवर के माथे से टपकता पसीना उसके अंदर उबल रहे डर के गुब्बारे को साफ झलक रहा था। तभी अचानक एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ गाड़ी के शीशे पर आ गिरा। अचानक एक जोरदार आवाज आई, गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रोड से नीचे उतारते हुए एक छोटे से पेड़ से जा टकराई। धमाके की आवाज से आशुतोष की नींद खुली। उसने घबराते हुए बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। उसने ड्राइवर से हड़बड़ाहट में पूछा, ये क्या हुआ? ड्राइवर जैसे डर के मारे सीट पर जम गया हो। वह घबराते हुए बोल, साहब एक लाल कपड़ा आया और फिर अचानक टायर पंचर हुआ। और फिर बोलते बोलते ड्राइवर का गला मानो जैसे डर और घबराहट से सूख गया हो। आशुतोष विंडो से बाहर देखते हुए बोला, वैसे हम हैं कहाँ? ड्राइवर जवाब देते हुए बोला, हम चकवा गांव में आ चुके हैं साहब। आशुतोष ने विंडो से बाहर इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वह दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे।
आशुतोष बोला, टायर बदल लो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा। ड्राइवर थोड़ा दबी आवाज में बोला, साहब गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं है। आशुतोष अपनी किस्मत को खोजता हुआ टैक्सी से बाहर निकाला। उस सुनसान जगह पर उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। फिर किसी मदद की तलाश में वह आगे चलने लगा और इधर-उधर भटककर एक दोराहे पर आ पहुंचा, जहां उसे अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दो रास्ते नजर आए। दोनों रास्ते अजीब से थे और लगभग एक समान थे। उसे समझ नहीं आया कि वह किस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ सोच वह उन दोनों में से एक रास्ते पर बढ़ चला। उस रास्ते पर चलते हुए वह उस खौफनाक दिखने वाले बूढ़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने भी हैरानी से उसे विशालकाय पेड़ को देखा, जिसकी जड़ों के आसपास बहुत सारे लाल धागे बिखरे हुए पड़े थे। उसे यह सब देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। यह इतने सारे लाल धागे क्यों पड़े हैं? यहाँ उससे मन ही मन सवाल किया। आशुतोष बड़े ध्यान से उसे पेड़ को देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमते लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा वहां कोई नहीं था। तभी आशुतोष को दूर से एक औरत की आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी आवाज, जैसे कोई धीमे स्वर में मित्रों का जाप कर रहा हो। आशुतोष ने चौकन्ना होते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली और धीमी कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही आशुतोष उस आवाज के एकदम करीब पहुंचा, उसे सामने एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसे औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और सर पर लाल दुपट्टा डाला हुआ था। उल्टी दिशा में बैठे होने के कारण उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वह दबे स्वर में एक मंत्र का जाप करते हुए झूम रही थी। आशुतोष दबे पांव उसे औरत के करीब बढ़कर उसे पीछे से छूटने ही वाला था कि तभी उसे एक दिल देना देने वाली चीज सुनाई दी। चौंककर आशुतोष उस चीज की तरफ भागा, लेकिन वह जब वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लाल दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। इसके बाद वह बहुत तेजी से चलकर टैक्सी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गया। ड्राइवर की लाश के चीथड़े गाड़ी के आसपास पड़े थे। दूसरी तरफ चकवा गांव के थाना प्रभारी टी.आई. दशरथ को आशुतोष की फिक्र होने लगी। उन्होंने गांव के सरपंच को फोन करके आशुतोष को खोजने के लिए भेजा। सरपंच अपनी मोटर बाइक पर बलिया गांव की तरफ पड़े रास्ते में उन्हें आशुतोष को बरगद के पेड़ को गौर से देखते हुआ मिला। एक पल के लिए तो सरपंच भी उसे बरगद के पेड़ को देखकर सहम गया और उसके माथे पर लकीरें पड़ गई, पर आशुतोष के सामने उसने अपने भाव को छुपा लिया। उसने आशुतोष को अपना परिचय दिया और आशुतोष ने ड्राइवर के बारे में सरपंच बताया। सरपंच कुछ याद करके घबरा गया, पर फिर से उसने आशुतोष के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया। सरपंच ने सुबह कार्रवाई करने के लिए कहा और दोनों बाइक पर बैठकर गांव की ओर चल पड़े। पर आशुतोष को हर पल चकवा गांव में हो रही हत्याओं की गुत्थी सुलझाने का ख्याल ही आ रहा था। सरपंच एक घर के बड़े से लोहे के गेट के पास आकर रुके, पर अचानक बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। सरपंच ने दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाई, मास्टरनी जी, ओ मास्टरनी जी। अगले ही पल अंदर से एक औरत की आवाज आई, आ रही हूँ। वह औरत अंधेरे में किसी तरह लोहे के गेट की तरफ बढ़ी। इधर मास्टरनी जी के आने की आहट पाकर सरपंच ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। वह गेट खुला और इससे पहले कि मास्टरनी की शक्ल दिखती, उसने अपने चेहरे के सामने अपने हाथ कर लिए, जिससे उसका चेहरा ढक गया। वह बोली, सरपंच जी, यह टॉर्च बंद कर लीजिए, नहीं तो कीड़े आ जाएंगे, बड़ा परेशान करते हैं। आशुतोष के कानों में जब भी आवाज पड़ी तो वह चौंक गया और फौरन मास्टरनी की तरफ पलटा, लेकिन तब तक सरपंच ने टॉर्च बंद कर ली थी। इस आवाज से वह उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन जाने क्यों मास्टरनी की आवाज में आशुतोष के मन में एक खलबली सी मचा दी, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि आशुतोष का उस आवाज से और उस औरत से कोई पुराना नाता हो। कभी सरपंच बोले, मास्टरनी जी, मैं इंस्पेक्टर साहब को लेकर आया हूँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए। यह सुन मास्टर नहीं बोली, अच्छा वही जिनके बारे में आप बता रहे थे। मास्टर में उसकी तरफ देखते हुए बोली, गेस्ट रूम को मैंने साफ कर दिया है, आज का खाना भी बना दिया है,
कमरे में ही रखा है, लेकिन कल से सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा। ठीक है ना, आशुतोष बोला। वैसे यह लाइट कब तक आएगी? सरपंच हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, यह लाइट बड़ी टेढ़ी चीज है। हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है सारी रात ना आए। आशुतोष परेशान होकर बोला, इस गर्मी में फिर कैसे नींद आएगी? यह सुन मास्टरनी बोली, ज्यादा गर्मी लगे तो छत पर चारपाई पड़ी है, वहां आराम से ठंडी हवा में आप सो सकते हैं। आशुतोष ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू सो मच मैम। मास्टरनी दोनों को गुड नाइट बोलकर अंदर चली गई। सरपंच भी विदा लेते हुए बोले, अभी इजाजत दीजिए, मैं दशरथ जी को फोन करके बता दूंगा कि आप सही सलामत पहुंच गए। आशुतोष मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां खिड़की से मध्यम से चांद की रोशनी आ रही थी। आशुतोष उस खिड़की की तरफ बढ़ा, वहां से बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर उसे एक सुनसान सा रास्ता नजर आया और तभी अचानक उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे सामने वही बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आया जो उसने कुछ समय पहले देखा था। उसके बाद आशुतोष टेबल पर रखी खान की थाली पर टूट पड़ा, क्योंकि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। खाना खत्म करके वह सीधा छत पर निकल गया। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी और कुछ देर वहीं आसपास की तरफ देखता रहा, फिर चारपाई पर लेट गया। थक होने के कारण उसे तुरंत नींद आ गई। कुछ घंटे बाद आशुतोष की अचानक नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी उसे याद आया कि पानी तो कमरे में भी नहीं है। तभी उसकी नजर बगल वाली छत पर गई, जिस पर पड़ी एक चारपाई पर कोई चादर तान सोया हुआ था। आशुतोष दबे पांव उस छत के थोड़ा करीब गया तो देखा कि चारपाई के पास पानी का एक जग और एक गिलास रखा हुआ था। यह देखकर आशुतोष झट से दीवार कूदकर उस छत पर जा पहुंचा और वह जैसे ही जब उठकर पानी पीने को हुआ, तभी पीछे से अचानक उस पर एक डंडे से जोरदार वार हुआ। दर्द से आशुतोष की चीख निकल गई और पानी का जग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पीछे से एक औरत की चिखती हुई आवाज आई, 2-3 बार आ चुका है मेरी छत पे, इस बार नहीं छोड़ूंगी तुझे, बहुत हुआ तेरा नाटक। आशुतोष ने यह आवाज तुरंत पहचान ली, क्योंकि यह मास्टरनी जी की आवाज थी। वह तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, अरे मैं चोर हूँ, प्लीज अब मत मारिए। यह सुन मास्टरनी चौंक गई, डंडा फेंकते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब आप यह क्या कर रहे हैं? आशुतोष दर्द से कर्राते हुए बोला, मैं तो बस पानी लेने आया था, आपने तो मेरी पीठ लाल कर दी मास्टरनी। तभी मास्टरनी ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी और उसकी रोशनी आशुतोष के चेहरे पर पड़ी। आशुतोष का चेहरा देख मास्टरनी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी भौहें तंग गई और चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुँच गए। आशुतोष को कुछ समझ नहीं आया। वह इधर उधर देखते हुए बोला, आप किससे बात कर रही हैं मास्टरनी जी? तभी गुस्से में आते हुए बोली, इतने भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है। आशुतोष मास्टरनी के ऐसे व्यवहार को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लाइट आ गई और छत पर लटक रहा बल्ब जल उठा। बल्ब की रोशनी में पहली बार अभिमन्यु ने मास्टरनी का चेहरा देखा। गोरा रंग, नीली गहरी आंखें और लंबे घने बाल, वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। जैसा फिल्मों में होता है, हीरो एक खूबसूरत हीरोइन को देखता है तो उसे दिल दे बैठता है, लेकिन यह उल्टा। आशुतोष को यूं खूबसूरत लड़की को देखकर 440 वोट का झटका लगा हो और कांपती आवाज में बोला, मेघा तुम? आशुतोष गुस्से में बोला, तुम यहाँ कैसे? अगर मुझे पता होता कि तू इस घर में रहती हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मेघा ने भी गुस्से कहा, अब पता चल गया ना, अब निकलो यहाँ से जल्दी, वरना मेरे हाथों कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए यहाँ से तुरंत लिखो या सुन। आशुतोष का भी खून उबल गया है, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए वो वहां से निकल गया। प्रीति उस गुस्से में बोल रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। आधी रात को चटवा गांव और ज्यादा भूतिया लगने लगा था।
आशुतोष अकेले ही सुनसान सड़क पर अकेले होकर आगे बढ़ा जा रहा था। उसको कभी किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। उससे कुछ किलोमीटर दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी पैदल एक तरफ चला जा रहा है। उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वह अपने कदमों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। वह आदमी मन ही मां प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरी रक्षा करना। उस छुट्टन के चक्कर में वापस आने में बहुत देर हो गई और वह बड़बड़ाते हुए पेड़ों से घिरे हुए एक खुले मैदान की तरफ बढ़ा। वह मैदान पार कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा। जब वह पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। वह बड़बड़ाते हुए बोल, बच्चा लो, भगवान रक्षा करो। वह कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे रास्ते पर कुछ दिखा। उसने उसे अचंभे में डाल दिया। रास्ते पर कुछ 500 के नोट गिरे हुए थे। वह उन पैसों को देखकर एक पल के लिए डर भूल गया और उनके उठाने लगा। तभी पैसे उठाते हुए उसके हाथ में एक लाल रंग का कपड़ा आ गया। वह बुरी तरह से चौंक गया। तुरंत ही पीछे से एक दर्द भरी मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, सुनिए जी। अचानक ऐसे घनी रात में कोई आवाज सुन वह कांप सा गया। तभी उस औरत की आवाज थोड़ा और करीब से आई, वह अपने जो पैसे उठाए हैं वह मेरे हैं। तेज हवा के कारण मेरे हाथ से उड़ गए। पैसों का लालच और मदहोश कर देने वाली आवाज दोनों के मोहजाल में फंसाया गया। जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो सबसे होश उड़ गए। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी जो किसी भला से काम नहीं लग रही थी। लंबे घने बाल, चटक लाल साड़ी, माथे पर लाल रंग की बिंदी और आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ। एक पल के लिए वह आदमी उसके हुस्न में खोसा गया। वह औरत अभी थोड़ा और करीब आते हुए बड़ी लुभावनी आवाज में बोली, देखिए मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरे पास घर वापस जाने के लिए सिर्फ इतनी ही पैसे हैं, तो प्लीज आप मेरे पैसे लौटा दीजिए। तभी अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आया और उसे औरत का पल्लू एक पल के लिए सरक गया और उसी एक पल में उस आदमी का ईमान भी सरक गया। वह उस औरत की तरफ बढ़ चला और उसे ऊपर से नीचे तक घूमते हुए पैसे वापस कर दिए। उसने इसी बहाने उस औरत का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज रात मेरे घर पर रुक जाओ, कल सुबह चली जाना, उसके बदले में तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। उसे औरत ने मुस्कुराकर हाँ मैं अपना सर हिलाया। अगले ही पल एक और तेज हवा का झोंका आया और उस औरत का घूंघट एक झटके में उड़ गया। जैसे ही उस आदमी ने औरत का चेहरा देखा, वह थर-थर कांपने लगा। उस आदमी की दिल देना देने वाली चीख पूरे आसमान में गूंज गई। आशुतोष, जो कि मेघा के घर की तरफ जा रहा था, उसके कानों में उसे आदमी की चीज सुनाई पड़ी। आशुतोष उसे दर्द भारी चीज को सुनकर तुरंत ही उसे दिशा में भाग जिधर से वह चिकनाई थी। उसने इस बार अपनी पिस्तौल निकाल ली थी और दोबारा उसे आदमी की चीज सुनने के बाद हवा में एक फायरिंग कर दे। फायरिंग की आवाज सुनकर वो आदमी जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ मुझे, यह मुझे मार देगी। और उसने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। डायन ने पीछे से अपने नाखून से एक जोरदार हमला किया जिससे वह आदमी लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। आशुतोष भागता हुआ जैसे ही उसने मैदान में पहुंचा तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक लाल दुपट्टा पड़ा था। अब आशुतोष ने तुरंत ही लाल दुपट्टा उठाया तो उसे याद आया कि ऐसा ही लाल दुपट्टा उसने बरगद के पेड़ के पास देखा था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वह कोई भी नहीं था। वह थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, कौन है यहाँ? कौन चिल्ला रहा था? सामने आओ। तभी अचानक से आशुतोष को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। डर से उसकी चीख निकल गई। अपने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे एक अधेड़ उम्र का इंसान लगभग अधमरी हालत में कर्रा रहा था। आशुतोष ने देखा तो उसे बहुत गहरी चोट आई थी। इसकी पीठ पर एक गहरा घाव था और पूरा कुर्ता खून में लटपट हो रहा था। आशुतोष ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? किसने किया यह सब? वह आदमी इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। आशुतोष तुरंत उस घायल आदमी के पास आया और उसे उठाते हुए बोला,
आपको बहुत चोट आई है, मैं डॉक्टर के पास चलना होगा। क्या पास में कोई हॉस्पिटल है? उसे बूढ़े आदमी ने नामे अपना सिर हिला दिया। मैंने उसे देख लिया। यह बोलते बोलते वह आदमी रोने लगा। किसे किसे देख लिया? आशुतोष ने हिरानी से पूछा। बूढ़ा आदमी कराते हुए बोला, चकवा गांव की डायन को। उस इंस्पेक्टर ने वहां के सरपंच को फोन लगाया। सरपंच तुरंत गाड़ी लेकर आया। सरपंच ने उस बूढ़े आदमी को देखते ही पहचान लिया और हैरानी से उसके घाव को देखने लगे। सरपंच चिंतित भाव से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए बोले, अरे लाल सिंह, यह सब कैसे हुआ? किसने इतनी पूरी तरह से घायल कर दिया तुम्हें? आदमी दर्द में कर रहते हुए बोला, वह डायन वापस आ गई है सरपंच जी। वैसे ही नैन नक्श, लंबे बाल, वह खौफनाक आंखें, यह जैसे 25 साल पहले थे। आपको किसी को नहीं छोड़ेगी, कुछ करिए सरपंच जी। आज मैं था, कल आप भी हो सकते हैं उसका शिकार। सरपंच ने सुनकर अचानक घबरा गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। आशुतोष ने तुरंत पूछा, यह सब क्या है सरपंच जी? आखिरकार चकवा गांव में चल क्या रहा है? आप मुझे सब कुछ सही से बताइए, आपके यहाँ चल क्या रहा है? सरपंच बोला, ठीक है आशुतोष जी, इतना आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप इसे लेकर मेरे घर चलिए। वह उसे घने जंगल से निकलकर सब सरपंच के घर पहुंचे। वहां सफल में आशुतोष को बताया कि 25 साल पहले एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। इस गांव में उस समय में भी जवान हुआ करता था। गांव का हर आदमी उसे औरत पर फिदा होता था। वह गांव के हर आदमी को अपनी अदा में फंसा लिया करती थी। आज इतनी खूबसूरत थी, उतना ही खतरनाक उसका दिमाग था। लेकिन वह जिसे अपने प्यार के जाल में फंसाती थी और कुछ दिनों बाद उस आदमी की मौत हो जाती थी, वह बहुत बुरी हालत में मिलता था, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। उसे समय मेरे पिताजी गांव के सरपंच हुआ करते थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की हत्याएं कौन कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा अंदाजा तो हो चुका था कि वह खूबसूरत औरत जिसको भी प्यार का षड्यंत्र रचती है, कुछ दिन बाद उसी की लाश दिखाई देती है। एक दिन मैंने उसे औरत का पीछा किया। उसे दिन वह मेरे दोस्त का शिकार करने वाली थी। वह मेरे दोस्त को अपने घर ले गई और मैं भी उसके पीछे पीछे गया। तब वह मेरे दोस्त को नशे की हालत में एक अंधेरे कमरे में लेकर गई, जहां उसने कई आदमियों की बलि दी। उसका यह षड्यंत्र देखकर मैं चौंक गया। उसने मेरे दोस्त को उस चक्र में बैठाया और तेजी से कुछ मित्रों का उच्चारण करने लगी। मैं समझ गया कि यह मेरे दोस्त की बलि देने वाली है। मैंने तुरंत जाकर वहां सब अपने पिताजी को बताया। वह कुछ आदमियों को लेकर उस औरत के घर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर देखा तो वह औरत आदमियों को फंसाकर काला जादू करने का काम करती थी। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि इसे ले चलो यहाँ से, और इस बरगद के पेड़ पर उसको बांध दिया और वही उसको जलाकर मार दिया। लेकिन किसी राहगीर ने उसे फिर से आजाद कर दिया। अब वह फिर से वही तांडव मचा रही है। आशुतोष ने पूछा, अब यह सब कैसे वापस बंद होगा?